spring block system, one of the most difficult, समझ में आ जाए तो one of the easiest, and for JEE Advance one of the most important topic. ठीक है, नीट में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए क्योंकि नीट का पेपर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इतना ठीक है या इतना भी ठीक है? विजिबल है अच्छे से? ठीक है. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सबसे पहले तो दो ब्लॉक्स हैं, उनको स्प्रिंग से जोड़ दिया गया. अब क्या कर रहे हैं, अब इसको कभी दबा के रिलीज कर रहे हैं, कभी इसको पुश कर रहे हैं, कभी इसको ऐसे क्लिक करके छोड़ रहे हैं. तीन अलग अलग केस बनेंगे. तीन अलग अलग केस के लिए इस सिस्टम को हमने स्टडी करना है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मास है m1, एक है m2, स्प्रिंग कांस्टेंट है k. ये सिस्टम आराम से रखा हुआ है, मतलब जो स्प्रिंग है वो कैसे पोजीशन पे, अपनी नेचुरल लेंथ पे. ठीक है, ना वो खिंचा हुआ है ना वो दबा हुआ है, वो आराम से रखा हुआ है. ठीक है, ओके. अब क्या किया मैंने, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ वो है L0. ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है भाई, L0. अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे दबा दिया. ठीक है, कितना दबाया, x0 दबा दिया. कितना दबाया, x0. तो x0 जो है वो टोटल कंप्रेशन, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू x0. भाई ये भी कुछ दबाया गया है और ये भी कुछ दबाया गया है, दोनों मिला के टोटल x0 दबाया गया. तो बोलो ये टोटल लेंथ कितनी बचेगी, L0 माइनस x0. सही है. अब इसको ऐसे दबाया और ऐसे रिलीज कर दिया एकदम से. अब बताओ क्या होगा, ऐसे स्प्रिंग को दबा के ऐसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ऐसे 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 मूव करेगा. यस और नो? ठीक है. अब इस सिस्टम को स्टडी करना है. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से कोई धक्का मार रहा है? कोई धक्का नहीं मार रहा. दैट मींस सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल. क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं. यानी कि टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इज आल्सो एप्लीकेबल. तीन चीजें एप्लीकेबल है, हम आराम से तीनों चीजें लगा सकते हैं. सही है. ठीक है भाई. फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स वी कैन यूज एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, अभी भी क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा. एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल. तीन रूल लगाने होते हैं. सही है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत. तो ये वो वाला केस है जिसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ है, रेस्ट पे. ये पहला केस हम स्टडी कर रहे हैं. दूसरा केस क्या होगा, जब ये सारा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो. और तीसरा, जब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेट कर रहा हो, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स से इसको खींच रहा है सिस्टम को. सही है. तीन केस है. पहला केस, केस समझ में आया क्या करना है? ठीक है. तो हम क्या करेंगे, लेट, ये मोमेंटम नहीं आएगा यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट्स. Let the displacements of m1 and m2 be x1 and x2. ठीक है, m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1, और m2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x2. when they reach their natural length, मतलब ये अभी सिस्टम दबा रखा था, तो जो ओपन होने के बाद ये सिस्टम अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, तो हम कह रहे हैं कि m1 मास ने x1 डिस्प्लेसमेंट किया है और m2 मास ने x2 डिस्प्लेसमेंट किया है. पहली चीज समझ में आ गई. हमने ये अज्यूम कर लिया. क्या अज्यूम कर लिया, m1 का मूवमेंट x1 है और m2 का मूवमेंट x2 है. ठीक है. लेट द स्पीड ऑफ m1 बी v1 एंड m2 बी v2 व्हेन दे रीच देयर नेचुरल लेंथ. ठीक है, तो जब सिस्टम को ऐसे दबा रखा है, दोनों ब्लॉक्स की स्पीड कितनी है, 0. वो ओपन होंगे, नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे, तो दोनों के पास स्पीड होगी. तो m1 की स्पीड मैंने मान लिया है v1 है और m2 की स्पीड कितना मान लिया है, v2. ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है. ओके. अब ये देखो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x0 होगा कि नहीं होगा. ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक्स थे ये कुछ इस तरीके से थे. सही है. अब ओपन होने के बाद ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा और ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा. यस और नो? तो बोलो ये कितना मूवमेंट किया था, x1. ये कितना मूवमेंट करेगा, x2. बोलो x1 और x2 जब दोनों मूव कर चुके हैं, टोटल मूवमेंट कितना हो, x1 प्लस x2.
तो ये नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया है, मैं कह रहा हूं नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया है, तो पहले जो ये टोटल x नॉट दबा हुआ था वो x नॉट खत्म हो गया, तो बोलो टोटल कितना खुला है, ये x नॉट भी तो खुला है, यस नो, है ना, तो बोलो x1 प्लस x2 कितना होगा, x नॉट के बराबर, सही है, ओके, पहली इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए, ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे बताओ इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन था, बाद में भी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वही रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मूव किया ही नहीं, यानी कि जो लेफ्ट साइड का कंपोनेंट है वो राइट साइड के कंपोनेंट के बराबर आएगा, ये सब भाई पहले सेंटर ऑफ मास यहां था इस लोकेशन पे, अभी भी तो इसी लोकेशन पे है, बोलो, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, हमने पढ़ा हुआ है ना, जब बाहर से कोई फोर्स लेफ्ट वाला राइट के बराबर होता है, अप वाला पोर्शन डाउन वाले के बराबर होता है, यानी कि लेफ्ट वाला पोर्शन कौन है, m1 x1, और राइट वाला पोर्शन कौन सा है, m2 x2। सेकंड इक्वेशन आ गई, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, इसको और इसको सॉल्व करें, क्या आएगा बताना, x1 इज इक्वल टू m2 x नॉट बाय m1 प्लस m2, और x2 इज इक्वल टू m1 x नॉट बाय m1 प्लस m2, वही पुराना वाला रिजल्ट है ना। बोलो ये कितना मूव करेगा, m1 कितना मूव करेगा, m2 x नॉट बाय m1 प्लस m2, और x2 कितना होगा, m1 x नॉट बाय m1 प्लस m2, तो दूसरे मान पे डिपेंड कर रहा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पढ़ा हुआ है ये, ऐसा रिजल्ट हमने, सही है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला है हमारे पास, फ्रॉम अबव रिजल्ट हेवियर मास विल शो लेस मूवमेंट, हैवी वाला मास कम मूवमेंट करेगा, और जो हल्के वाला मास होगा वो ज्यादा मूवमेंट करेगा, पहला रिजल्ट आ गया, ठीक है। दूसरा रिजल्ट है कि दोनों के दोनों मास नेचुरल लेंथ पे एक ही साथ पहुंचेंगे, कि भाई जब ये मास यहां पहुंचेगा तभी ये मास यहां पहुंचेगा, ऐसा नो, भाई दोनों एक साथ ओपन क्लोज होंगे ना, भाई मैंने ऐसे दबा के रिलीज किया तो सिस्टम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये सो, ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसे 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 कभी कुछ वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, बोलो नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो रहेगी, यानी कि अगर इस पे नेट इधर फोर्स इधर लग रही है तो इस वाले पे फोर्स इधर लगेगी, इस पे फोर्स इधर लग रही है तो इस पे फोर्स इधर लगेगी, यानी कि नेट क्या रहेगा, जीरो, समझ में नहीं आया, तो दोनों एक साथ मैक्सिमम एक्सटेंशन पे पहुंचेंगे, एक साथ नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे, और एक साथ ही मैक्सिमम कंप्रेशन पे पहुंचेंगे, सही है, तो एक साथ मूवमेंट होगा, ऐसे कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हो गई बात, ठीक है भाई। तो हैवियर मास कम मूवमेंट शो करेगा, लाइटर मास ज्यादा मूवमेंट शो करेगा, बोथ मासेस विल रीच नेचुरल लेंथ एट द सेम टाइम फॉर स्पीड्स एट नेचुरल लेंथ। अब नेचुरल लेंथ पे जब पहुंचा, बोलो कंप्रेशन पे था, दबा हुआ था स्प्रिंग, जब वो खुलेगा तो नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, नेचुरल लेंथ पे कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो m1 की स्पीड है v1 और m2 की स्पीड है v2, ठीक है भाई। तो हमने v1 और v2 निकालना, तो मैं कहता हूं सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम होगा 0, सही है, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, यस और नो, फिर बोलो भाई m1 v1 को उठा के कर ले आओ, इसको उठा के कर ले आओ, m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि v1 से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा v2, यस और नो, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, ये भी रिजल्ट आ गया, ठीक है, दोनों की वेलोसिटीज में रिलेशन आ गया, ठीक है भाई। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लिया, v1 इज इक्वल टू m2 v2 बाय m1, ये हमने निकाल लिया, ठीक है, और v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v2, कि भाई जैसे जैसे v2 बढ़ेगा वैसे वैसे v1 बढ़ेगा, v2 घटेगा तो v1 भी घटेगा, v2 जीरो है तो v1 भी जीरो है। इस बात से भी ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों मासेस जो है सेम टाइम पे नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे, सेम टाइम पे रुकेंगे, सेम टाइम पे चलेंगे, यस और नो, बोलो भाई, दोनों एक साथ मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचेंगे, जब दोनों के दोनों मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होंगे तब एक की स्पीड जीरो होगी, तभी दूसरे की स्पीड जीरो होगी, ये फॉर्मूला भी यही कह रहा है, क्लियर हो गई बात, ठीक है भाई, ओके। तो कंक्लूजन क्या आया, फ्रॉम दिस रिजल्ट बोथ मासेस विल रीच जीरो स्पीड साइमल्टेनियसली, बोलो भाई ये स्पीड जीरो है तो ये स्पीड भी क्या होगी, जीरो, यानी कि दोनों एक साथ जीरो स्पीड पे पहुंचते हैं, एक साथ मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचते हैं, बोथ मासेस विल रीच जीरो स्पीड साइमल्टेनियसली। कहां कहां पे होती है जीरो स्पीड, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे भी और मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी, दोनों केसेस में एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है, मैक्सिमम पे भी और इधर मैक्सिमम पे, ठीक है, ओके। बोथ मासेस विल रीच मैक्सिमम स्पीड साइमल्टेनियसली, मैक्सिमम स्पीड भी एक ही साथ पहुंचेंगे, जब पहला वाला मैक्सिमम स्पीड पे तभी दूसरे वाला भी मैक्सिमम स्पीड पे, समझ नहीं आया, सही है, ठीक है सर, वो तो ठीक है। अब v1 v2 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो x1 x2 तो पता चल गया था हमको, ऊपर फॉर्मूला निकाल लिया था,
V1 V2 की वैल्यू थोड़ी है, ये तो V1 V2 का रिलेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। सही है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा ये बात रह गई कि भाई दोनों के दोनों मैक्सिमम स्पीड साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे। कहां पे होगी मैक्सिमम स्पीड? नेचुरल लेंथ। ये पता ही अपने को, नेचुरल लेंथ पे जब पार्टिकल पहुंचता है तभी उसकी स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम, क्योंकि वहां पे नेट फोर्स जीरो है, ना कोई खींच रहा है ना कोई पुश कर रहा है ना। यस करेक्ट, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन से अब मुझे बताओ, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी लगा दो। स्प्रिंग दबा हुआ है तो सारी की सारी एनर्जी कहां है? स्प्रिंग के पास, क्योंकि मासेस तो मूव कर नहीं रहे। तो बोलो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और जब ये आपके मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गए हैं, पहला V1 पे दूसरा V2 पे, तो नेचुरल लेंथ आ चुकी है, मतलब एक्सटेंशन कंप्रेशन है नहीं। स्प्रिंग के पास एनर्जी होगी जीरो, सारी एनर्जी कहां होगी? मासेस के पास। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तो क्या रहेगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सही है, बोलो यहां से V1 का उठा के वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? m2 v2 बाय m1 का होल स्क्वायर। V2 और V2 और V नॉट x नॉट हमको पता ही है, और इस पूरी इक्वेशन में V2 नहीं पता होगा, V2 आ जाएगा, फिर इसमें पुट करके V1 आ जाएगा। तो नहीं आया, क्लियर हो गई बात? अच्छा, फॉर फर्दर एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, और जब फर्दर एक्सटेंशन होगा, बोलो नेचुरल लेंथ पे पहुंच गए हैं, बोलो पहले थे यहाँ पे x1 मूव करके ये आ गया नेचुरल लेंथ पे, x2 मूव करके ये आ गया नेचुरल लेंथ पे। सही है, अब इसके आगे भी तो जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा। तो बोलो नेचुरल लेंथ से आगे ये जाता है x1 डैश और ये जाता है x2 डैश, तो एक्सटेंशन हो रहा है इसका x1 डैश और इसका x2 डैश। सही है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा अब मुझे बताओ, x1 डैश प्लस x2 डैश इज इक्वल टू x नॉट होगा कि नहीं होगा? भाई स्प्रिंग टोटल पहले x नॉट दबा हुआ था, उसके पास एनर्जी कितनी थी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सही है, जब वो मैक्सिमम खुल चुका होगा, सही है, तब भी उसके पास इतनी ही एनर्जी होनी चाहिए। मैं कहता हूं लेट से कि वो एक्स डैश एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, तो बोलो उसके पास एनर्जी कितनी होगी फाइनली? हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर। या तो कैलकुलेट करके देखो ना, x1 इज इक्वल टू सॉरी x डैश इज इक्वल टू x नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि जितना दबा हुआ था उतना ही तो खुलेगा स्प्रिंग। कोई दिक्कत? तो बोलो x नॉट इज इक्वल टू x डैश कितना है? x नॉट के बराबर x नॉट। सही है, अच्छा x1 डैश कितना होगा? ये वाला कितना होगा, वो वाला कितना होगा? ऑपोजिट रेशियो में। कॉमन सेंस से मैं कह सकता हूं कि भाई अगर ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आया है, तो बोलो लेट से ये 5 सेंटीमीटर मूव किया, तो यहां पे भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये अगर यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर मूव किया, तो यहां से यहां तक कितना मूव करेगा? 4। ऐसे भी आप याद रखें, ठीक है। अच्छा अगर आपको डिराइव भी करना है तो वो आगे आ जाएगा, ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन आएगी इसकी, ठीक है। फाइंडिंग है ये यहां पे दिखाओगे, ये x1 डैश और x2 डैश यहां पे, ठीक है, वी विल गेट टू दैट। मैं उसको यहीं लिखे देता हूँ, ठीक है। तो बोलो क्या 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 निकाला है? x1 डैश और x2 डैश के लिए बोलो लेफ्ट साइड का मूवमेंट इज इक्वल टू राइट साइड का मूवमेंट। तो बोलो m1 x1 डैश इज इक्वल टू m2 x2 डैश, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आएगी x1 डैश प्लस x2 डैश इज इक्वल टू x नॉट। सॉल्व करके वही तो आएगा जो इस वाले केस में आया था। इस वाले केस में क्या था? x1 इज इक्वल टू m2 x नॉट बाय m1 प्लस m2 और x2 इज इक्वल टू m1 x नॉट बाय m2 प्लस m2। तो x1 डैश क्या आ जाएगा? x1 डैश, ये डैश डैश वाले में भी सेम रिलेशन है और सिंपल वाले में भी। तो x1 डैश इज इक्वल टू m2 x नॉट बाय m1 प्लस m2 और x2 डैश इज इक्वल टू m1 x नॉट बाय m1 प्लस m2। समझ में नहीं आया? फीलिंग आई ना? अच्छा यहां से अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि दोनों एक साथ मैक्सिमम पे पहुंचेंगे, एक साथ नेचुरल लेंथ और एक साथ मैक्सिमम दबे हुए होंगे। यस और नो? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल भाई। अब इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। स्पेशल नोट, ऑलवेज कंसीडर द सिस्टम एज ए पार्टिकल फॉर द स्टडी ऑफ सेंटर ऑफ मास मोशन। सेंटर ऑफ मास का मोशन स्टडी करना है तो पूरे सिस्टम को एक सिंगल पार्टिकल हम अज्यूम करेंगे। सही है। सेकंड, ऑलवेज गो टू द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर स्टडीइंग द इंटरनल मोशन ऑफ द सिस्टम।
जो सिस्टम है उसके इंटरनल मोशन को स्टडी करना है, तो किसके फ्रेम में चले जाओ, सेंटर ऑफ मास। ऐसा अज्यूम करो कि आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जो चीजें आपको दिखाई दे रही है अपने आसपास, उनके लिए इक्वेशन लिख दो, बस खत्म बात। आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या कहा मैंने, जब भी इंटरनल मोशन को स्टडी करना हो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे बस, और वहां से ऑब्जर्वेशन करेंगे सारी, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हमें सेंटर ऑफ मास पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि जब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जो दिखेगा ग्राउंड पे भी बैठ के वही दिखेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा। ऐसा तो ठीक है, मतलब ये वही बात होगी कि मैं यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं और मैं बस में चढ़ के कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, सेम ऑब्जर्वेशन आ रही है, क्यों, क्योंकि बस रेस्ट पे है। अगर बस चल रही होती तो अलग ऑब्जर्वेशन होती। यस और नो, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके चलते हैं। तो इन जनरल व्हाट आर द गोल्डन रूल्स फॉर सॉल्विंग मैकेनिकल प्रॉब्लम? द फर्स्ट वन इज मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, F total is equal to M total into ACL, सही है। सेकंड है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और तीसरा है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या आता है आपको, नेट फोर्स जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा, यानी मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, इन एडवांस प्रॉब्लम्स वी हैव टू यूज 2 और 3 ऑफ द अबव इक्वेशन। ये जो 2-3 इक्वेशन दे रखे हैं ना, ये तीनों के तीनों भी यूज करनी पड़ सकती हैं, इनमें से 2 भी यूज करनी। इजी वाले में 1 यूज करना पड़ेगा, मुश्किल वाले में 2 या 3 यूज करने। In wedge and block problems, we will use momentum conservation for studying the motion in x direction and work energy theorem for motion in y direction. अब जो आगे एडवांस प्रॉब्लम आएगी ना, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के तुरंत बाद जो क्वेश्चन था उनके लिए है ये, क्या कि वेज और ब्लॉक प्रॉब्लम्स है। क्या भाई, जैसे पहले क्या होता था, वेज फिक्स होता था, ब्लॉक उस पर स्लाइड होके आ रहा होता था, है ना, तो हम सिंपल इक्वेशन लिखते थे क्योंकि ब्लॉक जो वेज है वो फिक्स है। अभी क्या होगा, वेज भी मूव करेगा, वेज भी मूव करेगा तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन और वाई डायरेक्शन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सही है, अभी आगे आ जाएगा कैसे कैसे वेज। ठीक है भाई, ओके। तो देखो, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग बियॉन्ड नेचुरल लेंथ x1 plus x2 x1 dash plus x2 dash is equal to x naught and m1 x1 dash plus m2 x2 dash is equal to m1 x1 dash is equal to m2 x2। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जो ऊपर लिखा है ये ब्लैक मार्कर से जो ये लिखा हुआ है, ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब जो ऊपर क्वेश्चन किया है ना, सेम टू सेम ही क्वेश्चन करना है, बस यहाँ पे आपको क्या दे दिया, आपको एक m मास दे दिया और एक 3m मास दे दिया। तो m1 का वैल्यू दे दिया, m2 का वैल्यू दे दिया, और जो टोटल कंप्रेशन है वो x0 के बराबर, टोटल जो दबाया हुआ है दैट इज x0। सही है, स्प्रिंग कांस्टेंट है कि तो आपको बताना है फाइंड x1 एंड x2 एंड आल्सो फाइंड v1 एंड v2 फॉर बोथ द मासेस। क्या भाई, कि ये अभी दबा हुआ है, जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा तो ये x1 मूव कर जाएगा, वो x2 मूव कर जाएगा, तो x1 कितना होगा और x2 कितना होगा, पहले तो ये निकालना है। जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, v1 कितना होगा और v2 कितना होगा, आपको ये बताना है। सही है, x0 गिवन है, पहला मास m है, दूसरा मास, बस ये आप ट्राई करोगे या मैं करके ही दिखाऊं, ट्राई करके देख लो एक बार, ट्राई करो, शाबाश, ठीक है। शाबाश करिए। m1 m2 पता है आपको, फॉर्मूले भी याद हो गए ना, है ना, x1 का फॉर्मूला पता है, शाबाश, और x2 का भी फॉर्मूला पता है, v1 और v2 का फॉर्मूला, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, ये दो लगाने हैं, वहां से v1 v2 आ जाए। करिए, शाबाश, ट्राई करिए, वेरी गुड। तो भाई देखिए, x1 x2 डैश सॉरी x1 और x2 सॉल्व कर लिया आपने, आया होगा 3x0/4 और ये आया होगा x। सही है, सिंपल फॉर्मूला क्या, x1 इज इक्वल टू m2 x0/m1%, है ना, और ऐसे ही x2 आ जाएगा m1 x0/m1%। ठीक है, अब v1 v2 निकालना है। बोलो v1 v2 के लिए क्या करना था आपको, सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन,
सही है। अब देखो यहां पे ये जो सिस्टम है इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। जब ये स्प्रिंग पूरा दबा हुआ है तब व्हाट इज द मोमेंटम, m1 इंटू इसकी स्पीड प्लस m2 इंटू इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। अपने को लगाना है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो। सही है। बोलो इसका स्पीड कितना माना है मैंने, जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा v1 हो जाएगा, इसका स्पीड। सही है। तो बोलो क्या आ जाएगा, इसका मास इसकी स्पीड प्लस इसका मास इसकी स्पीड, वेक्टर वेक्टर लगाना पड़ेगा, इसको उठा के इधर लेके आओ, क्या आएगा 3v1 सॉरी mv1 और माइनस इज इक्वल टू 3mv2। सही है। m से m कटेगा, क्या आएगा v1 इज इक्वल टू 3v2, पहली इक्वेशन आ गई। सही है। अब क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी बताओ, ये x नॉट दबा हुआ है तो इनिशियल एनर्जी हाफ के x नॉट स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी बताओ 1/2 पहला मास, पहले की स्पीड v1 स्क्वायर प्लस 1/2 दूसरा मास वो है 3m इंटू इसकी स्पीड v2 स्क्वायर। बताओ v1 कितना है भाई, 3v2 के बराबर। तो बोलो यहां पे लिख देंगे 3v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ इस पूरे में आपको v2 नहीं पता, सॉल्व कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया। अच्छा k x नॉट स्क्वायर m इंटू 3v2, 3 का स्क्वायर करोगे क्या जाएगा 9, और यहां पे क्या करोगे 3 इंटू ये v2 स्क्वायर तो कितना जाएगा 3m v2 स्क्वायर, 9m v2 स्क्वायर, टोटल कितना जाएगा 12m v2 स्क्वायर। हो गया। बताओ m को उठा के इधर ले आओ, 12 को उठा के इधर ले आओ, क्या जाएगा k/12m x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। सही है। दोनों साइड रूट ले लो, ऐसे लिख दो, ऐसे आया भाई, v2 आ गया। बोलो v2 को 3 से गुना करेंगे तो v1 आ जाएगा, तो इसका 3 टाइम्स कर दो, ये क्या हो जाएगा, तो नहीं आया, था मुश्किल, इजी था। कितने लोगों का v1 v2 भी आ गया, ठीक है, गुड, 2 3 नाइस। ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों लगा के आपका स्पीड आ जाए। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग, इजी टू डू है ना। देख लो ये रहा, तो आ गया v2 इज इक्वल टू x नॉट k/12m का रूट, और ये आ जाएगा 3x नॉट अंडर रूट k/12m। सही है भाई, ओके। अब अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या है, अब की बार सेंटर ऑफ मास पहले से ही चल रहा है और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। इसके अगले केस में सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन में चलेगा। सेकंड केस, व्हेन सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग जाए तो क्या होगा, पहला मास m, दूसरा मास 2m। ठीक है, ये आराम से रखा हुआ था सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं थी, इसको कोई कंप्रेशन नहीं था, आराम से नेचुरल लेंथ पे था। एक खुरापाती बच्चा आया, ठीक है, आकाश जैसा, नींद आ रही थी ना तेरे को, नहीं आ रही थी तो ध्यान तो कहीं और था, यहीं पे था। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। तो आकाश ने आके क्या किया, ये आराम से रखा हुआ था, मैं ऐसे कैसे आराम से छेड़ू भाई, आके यूं मारा इसको, जैसे इसको यूं मारेगा इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, कितनी v0। अब क्या होगा सोचना, अब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, ना ये खींच रहा था ना ये पुश कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। अब क्या होगा, एकदम से इस साइड ये मास जाने की कोशिश करेगा, तो ये मास इधर जाएगा, जैसे ही इधर जाएगा बोलो स्प्रिंग खिंच जाएगा। स्प्रिंग में जैसे ही एक्सटेंशन आएगा, स्प्रिंग सिर्फ एक साइड फोर्स लगाएगा या दोनों साइड फोर्स लगाएगा, दोनों साइड फोर्स लगाएगा, यानी कि इस वाले को तो ये वापस खींचने की कोशिश करेगा और इस वाले को ये इधर खींचने की कोशिश करेगा, या सब ऐसे ही तो खींचेगा ना, या तो ऐसे पुश करेगा या फिर ऐसे पुल करेगा। तो बोलो जब इसमें एक्सटेंशन आया तो ये जो स्प्रिंग है ये ऐसे पुल करेगा, इसको इधर खींचेगा इसको इधर खींचेगा, यानी कि इसकी स्पीड कुछ कम होने लग जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। सही है, अच्छा ठीक है, फिर क्या होगा, ये और ज्यादा आगे जा रहा है,
है ना, अभी इसकी वेलोसिटी कम थोड़ी हुई है ज्यादा, फिर क्या होगा, ये थोड़ा और आगे जाएगा, स्प्रिंग में और ज्यादा एक्सटेंशन आएगा, स्प्रिंग इसको और ज्यादा फोर्स से पीछे खींचेगा और ज्यादा फोर्स से इसको आगे खींचेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी तो घटेगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। इवेंचुअली क्या होगा, इसकी वेलोसिटी घटते घटते इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। सही है, उस टाइम पे मैं कहूंगा दोनों ब्लॉक्स सेम वेलोसिटी से ऐसे आगे चल रहे हैं। सही है, गलत बोला गया कुछ, दोनों ब्लॉक्स सेम वेलोसिटी से आगे चल रहे हैं। उस टाइम पे देयर इज एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ तो स्टार्टिंग में थी ना, क्या हुआ, स्प्रिंग खींचा हुआ है, अब स्प्रिंग खींचा हुआ है तो वापस वो ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि अभी भी जब दोनों की स्पीड बराबर होगी, स्प्रिंग अभी भी खींचा हुआ, अभी भी इसको आगे खींचने की कोशिश कर रहा है और इसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। सही है, यानी कि अब इसकी स्पीड और घटने लगेगी और इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ने लगेगी। स्टार्टिंग से देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड घटने लगेगी, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, इसकी घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी, दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। लेकिन स्प्रिंग अभी भी फोर्स लगाएगा, इसको और ज्यादा तेजी से खींचेगा, इसको और ज्यादा पीछे खींचेगा, इसकी स्पीड और कम हो जाएगी और इसकी स्पीड, सही है, इस तरीके से चलता रहेगा। फिर जब क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, तब ब्लॉक दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ लेंगे। देखो केस क्या हो रहा है, ऐसे था, जैसे इसको खींचा इस तरीके से मूवमेंट चालू हो जाएगा। यस और नो, कुछ समझ में आया क्या हो रहा है, जैसे इसको मारा ये आगे भागने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इस तरीके से मूवमेंट चालू हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुई बात, ठीक, ओके। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, द स्प्रिंग इज इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, स्प्रिंग आराम से अनस्ट्रेच्ड है, and mass 2m is given and initial velocity v0, इस 2m mass की velocity v0 as shown, ठीक है। Find v1 v2 at maximum elongation, maximum elongation पे क्या करना है, v1 और v2 दोनों की स्पीड बतानी है, उसकी स्पीड बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है। Also find maximum elongation, maximum कितना स्प्रिंग खींचेगा ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। इस केस में क्या बताओ, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, नो, सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट रेस्ट, एक ब्लॉक चलेगा तो यानी कि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास चल ही रहा है। ठीक है भाई, ओके, अच्छा रहेगा, ठीक है। बोलो क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट मींस मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालूं, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, ये रेस्ट पे है तो इसका मास इनटू 0 प्लस इसका मास इनटू v0। इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा बोलो, 2m इनटू v0, और फाइनल जब ये मैक्सिमम पे होगा तब क्या होगा बताना, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, मैं कहता हूं m1 v1 प्लस 2m v2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं जब क्या होगा, मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा, जब स्प्रिंग मैक्सिमम खींच चुका है उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। दरअसल एकदम से दिमाग में नहीं आया ये बताना, फिर से मैं कहता हूं आप ग्राउंड के स्ट्रेट पे देखो ही मत, आप क्या करो, आप सेंटर ऑफ मास पे चले जाओ, ये दोनों मास है, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा बीच में नहीं, सही। अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, ये पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। दरअसल कैसे, अरे भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं क्या करता हूं, सेंटर ऑफ मास में बैठ जाता हूं। अब मैं जिस ऑब्जेक्ट पे बैठा हूं उसकी वेलोसिटी मुझे दिखाई नहीं देती, मैं बस में बैठा हूं, बस की वेलोसिटी दिखाई नहीं देती, यानी कि जो ये सिस्टम इस तरीके से आगे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करके आगे जा रहा है, यस और नो, तो मुझे ये आगे जाने वाला मोशन दिखाई नहीं देगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, मुझे सिर्फ दिखाई देगा कि मेरे पास एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, दोनों ब्लॉक ऐसे ऐसे मूव करते हुए दिखाई देंगे, मेरे को ये वाला मोशन दिखाई नहीं देगा, है ना। कौन सा मोशन दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाइब्रेशन वाला मोशन दिखाई देगा, सिर्फ ये वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है, वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है, वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है, ओके, गुड गुड गुड, सही है। अब बताओ, मैक्सिमम कंप्रेशन, नेचुरल लेंथ, मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब जब ये दोनों के दोनों मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होंगे तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों रेस्ट पे है कि नहीं, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास पे बैठा है इंसान, उसको ये और ये दोनों रेस्ट पे दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट पे कौन दिखाई देता है, जिसकी स्पीड मेरे बराबर हो,
यस और नो? मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, दोनों ब्लॉक मेरे को रेस्ट पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी मेरी वेलोसिटी यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर है। ध्यान से सुनना, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी बराबर है। क्या बोला मैंने? अरे सेंटर ऑफ मास पे बैठे, दोनों ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर है। और सेंटर ऑफ मास की ब्लॉक तो मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है और इक्वल है। यस और नो? तो एट मैक्सिमम इलॉन्गेशन v1 और v2 v किसी v स्पीड के बराबर हो जाएंगे। सही है? तो बोलो इनिशियल मोमेंटम 2mv0, फाइनल मोमेंटम mv, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी v है, इसकी भी वेलोसिटी v है, तो m into v plus 2m into v। समझ नहीं आया? तो ये m से m कट जाएगा, हर जगह 2v0 is equal to 3v, v is equal to 2v0 by 3। वेलोसिटी आ गई, दोनों की वेलोसिटी आ गई एट मैक्सिमम इलॉन्गेशन। अब मैक्सिमम इलॉन्गेशन भी निकालना है, वो कैसे निकालना? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ठीक है भैया, मैं कहता हूं कि जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम इलॉन्गेट हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, जिसमें इसमें कुछ x नॉट एक्सटेंशन मान लेते हैं। सही है? तो क्या आएगा बताना? इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी किसके पास? सिर्फ और सिर्फ इसके पास। ये नेचुरल लेंथ पे इसके पास 0, ये रेस्ट पे इसके पास 0, सिर्फ और सिर्फ इसके पास है कितनी एनर्जी है? हाफ इसका मास वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी हाफ 2m v0 का स्क्वायर। सही है? इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या होगी? इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v है, और स्प्रिंग कुछ x नॉट एक्सटेंड हो चुका है, तो स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के x नॉट स्क्वायर हो जाएगी। तो बोलो इसकी एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ 2mv स्क्वायर, और स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के x स्क्वायर। सही है? कोई दिक्कत? काट कूट के x की वैल्यू आ जाएगी। बोलो v का वैल्यू पता है ना? 2v0 by 3, यहां पे रख दो 2v0 by 3, 2v0 by 3। बोलो इस पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ x नहीं पता, x का वैल्यू निकाल देंगे। समझ में नहीं आ रहा? दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्या आया? v0 अंडर रूट 2m by 3। सही है? कर सकते हैं, है ना? उसको उधर ले जाओ, mv0 स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉल्व कर कर आके k को उधर लाओ, रूट ले लो, आंसर आ जाए। सही है? दिस इज द आंसर। अब दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को करते हैं ना। दूसरा तरीका क्या है? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जाओ पहले। सही है? कोई कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। क्या कर रहे हैं हम? सेकंड मेथड। यहां है कहीं सेंटर ऑफ मास, क्यों ना सेंटर ऑफ मास में बैठ जाता हूं, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है सेंटर ऑफ मास के खुद के मोशन से। जैसे ही मैं सेंटर ऑफ मास में बैठूंगा, क्या दिखाई देगा? दो ब्लॉक से ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वो पहले वाला केस बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो सही है ना? ठीक है भाई, ओके। एज एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ओके। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी तो होगा भाई फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? vcm। vcm क्या निकालेंगे? m1 v1 plus m2 v2 डिवाइड बाय m1 plus m2। तो इसका वेलोसिटी निकाला, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, इसकी इनिशियल 0 है, तो मास इनटू 0 प्लस इसका मास 2m, इसकी वेलोसिटी 0, 2m इनटू 0 डिवाइड बाय m1 plus m2। सही है? कितना आंसर आया? vcm इज इक्वल टू 2v0 by 3। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? 2v0 by 3। ठीक है भैया, सेंटर ऑफ मास चल पड़ा है, कितनी वेलोसिटी से चल पड़ा है? 2v0 by 3 वेलोसिटी से चल पड़ा है। ओके, ऑलराइट। अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी लिखेंगे और इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी लिखेंगे। रिलेटिव मोशन वाला केस बनेगा। रिलेटिव मोशन में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यस और नो? अब मैं कह रहा हूं ये हो गया ब्लॉक नंबर 1, ये हो गया ब्लॉक नंबर 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कैसे लिखूं? वेलोसिटी ऑफ मास m1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ऐसे ही लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ m2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस और नो? सही है, ओके। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट। यस और नो? ये है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। ठीक है भाई, तो vm1 विद रिस्पेक्ट टू cm इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ m1। कितना है वेलोसिटी ऑफ m1? सही है,
और उसका वेलोसिटी कितना है, सॉरी सेंटर ऑफ मास का, सही है। अच्छा बताओ वेलोसिटी ऑफ m2 कितना है, v0 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यस और नो, और माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की तरह 2v0/3 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। तो यहां पे आ जाएगा 2v0 कितना आ गया, सही है। तो सेंटर ऑफ मास को इसका वेलोसिटी दिखाई दे रहा है माइनस 2v0/3 यानी कि 2v0/3 इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, और इसका वेलोसिटी कितना दिखाई दे रहा है, v0/3 दैट डायरेक्शन, सही है। ओके क्लियर होगी बात, ठीक है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी 2v0/3, देखो इसकी वेलोसिटी दिखाई दे रही है 2v0/3 इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और इसकी स्पीड कितनी दिखाई दे रही है v0/3 इन द राइट डायरेक्शन फॉर m1 एंड m2 यानी कि m एंड 2m रिस्पेक्टिव, सही है भाई, ये बात क्लियर होगी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया हो गया। ओके अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात कर लेते हैं। ओके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात, ठीक है भाई। अब जब ये ऑब्जर्व कर रहा है, यहां पे आप बैठे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लॉक्स का मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है, जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे पहुंच जाएंगे तो दोनों क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे, दोनों के दोनों रेस्ट पे नजर आएंगे, ऐसा हो, ठीक है। तो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, और जब ये ब्लॉक मैक्सिमम पे होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 दिखाई देगी, और जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, 0 एट x मैक्स, यस और नो, ठीक है भाई। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या मैं लिख सकता हूं कि मोमेंटम इज कंजर्व, बोलो, है ना, मोमेंटम कंजर्व लगा सकता हूं, तो बोलो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, बताना, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, इसका मास कितना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल 0 हो जाएगी ना, और इसका मास इंटू इसकी फाइनल वेलोसिटी ये भी 0 हो जाएगी, तो फाइनल 0 आने वाला है। इनिशियल कितना है, इसका मास m इंटू इसकी वेलोसिटी माइनस 2v0/3 प्लस इसका मास 2m इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस v0/3, तो बोलो नेट मोमेंटम 0 आया और फाइनल नेट मोमेंटम भी क्या आएगा, 0 आएगा। ऑल राइट, तो ये बात क्लियर हो गई है, जब ये दोनों मैक्सिमम पे होंगे तो दोनों की वेलोसिटी 0 होगी, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में यानी सेंटर ऑफ मास के बराबर होगी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2v0/3 है, यानी कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों कितनी हो जाएंगी, 2v0/3 हो जाएंगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई थी भाई, ये आई थी, जब दोनों मैक्सिमम पे होंगे तो दोनों सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे मतलब सेंटर ऑफ मास के बराबर वेलोसिटी होगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों कितने हो जाएंगे, 2v0/3, ये बात क्लियर होगी। अच्छा अब अपने को निकालना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। मैं कह रहा हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, मैं सेंटर ऑफ मास बैठा हूं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो इस फ्रेम में भी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, सही है। ओके इनिशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, इसका 1/2 mv² प्लस 1/2 mv² इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी हाफ kx²। क्यों, क्योंकि जब ये मैक्सिमम पे होंगे तो दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। समझ में नहीं आया, समझ में आया, तो बोलो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल एनर्जी ऑफ m1 इनिशियल एनर्जी ऑफ m2 इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो बोलो कितना आएगा, हाफ m 2v0/3 का स्क्वायर हाफ 2m v0/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k x मैक्स स्क्वायर, x का वैल्यू आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगा, आप सॉल्व करके देखो। तो नहीं आया, फीलिंग आया, देख लो v0 इंटू 2m/3, कोई दिक्कत भाई। और एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इलोकेशन v1 v2 vcm के बराबर होंगे और वो होगा 2v0/3, तो नहीं आया, कोई दिक्कत। अच्छा अब अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, ये क्या है, यहां पे है एक मास m, यहां पे है एक मास 4m, m 1 m 2 दे दिया आपको। अब और ज्यादा खुरापाती कोई बच्चा आ गया है ना,
कोई और ज्यादा खुराफाती 12th क्लास का कोई आ गया, ठीक है, 2 ब्लॉक आराम से रखे थे, एम और 4M, ठीक है, उसने आके बोला मैं तो एक को नहीं मारूंगा, मैं तो दोनों को मारूंगा, ऐसे करके आके क्या किया कि इसको इधर मार दिया और इसको इधर मार दिया, दोनों ऐसे मूव करने लगे और दोनों को अलग अलग वेलोसिटी दे दी, एक को 4 की नोट दे दी, एक को 6 की नोट दे दी। अब आपको बताना है कि भाई मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा और मैक्सिमम इलोंगेशन पे दोनों ब्लॉक्स की स्पीड कितनी होगी। तो आसान वाला मेथड कौन सा है, ग्राउंड के फ्रेम में या सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास बैठ गया, पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो, कैसे निकालेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, VCM आ गया, सही है। अब मैं VCM पे बैठ गया, अब VCM मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के इसकी वेलोसिटी निकाल लो, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि इसकी वेलोसिटी माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद साइन, है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। इसकी और इसकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए क्या करना है आपको, सीधा सीधा इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ m, इसकी जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है सेंटर ऑफ मास की, प्लस इसका 1/2 इसका मास, इसकी वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास की दिखाई दे रही है उसका स्क्वायर, ये हो गई इनिशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है। अच्छा, फाइनल मैक्सिमम इलोंगेशन पे इसकी और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, VCM के बराबर, और VCM हमने पहले निकाली m1 यस और नो। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, बोलो। तो ये क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं, अभी करके देखोगे या बाद में करके देख लोगे, बाद में करके देख लोगे पक्का। तो ये हो गया आपका, सही है भाई। अच्छा, मेथड 1 का था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मेथड 2 है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और मेथड 3 है डायरेक्ट। डायरेक्ट बता दो, थोड़ा सा समझना मुश्किल है तो कोशिश कर लो, ठीक है। मैंने बोला कि जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाता हूं ना तो मुझे लीनियर मोशन दिखाई नहीं देता है, बोलो भाई, क्या मुझे लीनियर मोशन दिखाई दिया था? लीनियर मोशन दिखाई नहीं दे रहा था ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, इंटरनल मोशन ऑफ द सिस्टम दिखाई दे रहा था। बोलो, जब सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो असल में मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ब्लॉक मूव कर रहे हैं, ऐसा नो। लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है जब मैं सेंटर ऑफ मास बैठा हूं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, यानी कि मुझे रिड्यूस्ड मोशन और रिड्यूस्ड काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। बोलो, रिड्यूस्ड मोशन एंड रिड्यूस्ड काइनेटिक एनर्जी। मैंने रिड्यूस्ड मोशन और रिड्यूस्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं समझा, मैंने बोला मुझे रिड्यूस्ड मास दिखाई दे रहा है। जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठता हूं तो मुझे सिस्टम का पूरा मास दिखाई नहीं देता, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस्ड मास दिखाई देता है, और उस रिड्यूस्ड मास की वैल्यू होती है म्यू के बराबर। क्या होती है? म्यू के बराबर। यानी कि जो सिस्टम का टोटल मास है ना m1 प्लस m2, अब मुझे m1 प्लस m2 दिखाई नहीं देता, मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ म्यू। And what is the value of mu? 1 by mu is equal to 1 by m1 plus 1 by m2। इतना ही मास दिखाई देता है, हाँ, सिर्फ इतना ही मास। अच्छा सर, फिर अब मुझे ये बताओ कि सिर्फ इतना ही मास दिखाई दे रहा है तो इतने की ही काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगी। बोलो भाई, है ना, इतना ही मास है तो इतने की ही काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगी। तो व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आपको दिखाई दे रही है? मैं कहता हूं 1/2। मास कितना हो गया और स्पीड कितनी है? मैं कहता हूं रिलेटिव स्पीड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, v relative square। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विजिबल टू यू इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही है? और यही वो काइनेटिक एनर्जी है जो स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रही है, कंप्रेस कर रही है, यस और नो। तो जब स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंड हो जाएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो, यू गेट द आंसर। अब बताओ, यहां से म्यू का वैल्यू याद कर ले क्या एक बार? बताओ, एलसीएम ले लो, नीचे आएगा क्या? m1 m2, ऊपर आ जाएगा m2 प्लस m1, यानी कि m1 प्लस m2 लिख देता हूं उसको, इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सही है? इसका वैल्यू उठा के पुट करो 1/2, बोलो
m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 v रिलेटिव मतलब पहले ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के रिलेटिव कितना स्पीड है। तो बोलो पहला ब्लॉक इधर जा रहा है सॉरी 6 v0 से और इधर वाला ब्लॉक जा रहा है इधर 4 v0 से, ऐसा ही कुछ था ना। ठीक है, तो बोलो ये 6 v0 ये 4 v0, बोलो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 10 v0। यस और नो, कितनी होगी भाई 10 v0। तो यहां पे लिख दो 10 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करें सर, m1 m2 की वैल्यू रख दो, कितना कितना था m और 4m था ना, m और 4m। हाँ तो यहां पे रख दो डायरेक्टली, क्या होगा m1 की जगह 4m सॉरी m इंटू 4m कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर, सही है। नीचे आएगा m प्लस 4m 5m हो जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा। बोलो कितना आया 1/2 कितना आया 4/5 10 का स्क्वायर, सही है। 5 इंटू 2 10, सही है। 4 इंटू 10 कितना आ गया 40 इंटू 2 80 आ गया, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर था, यहां लिख देते हैं हम क्या कितना भाई 80 m v0 स्क्वायर डिवाइड बाय के को उठा के इधर ले आओ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट ले लो, ये आ गया v0 स्क्वायर इंटू दिस, रूट ले लो, है ना। तो देखो कितना आसान हो गया, है ना। रिड्यूस्ड मास के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि जैसे ही मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठता हूं मुझे क्या दिखाई देता है रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की एनर्जी को चेंज करेगी। ऐसे याद रहेगी बात, है ना आसान। दिस इज एक्चुअली वेरी एडवांस कंसेप्ट, और ये एक्चुअली यहाँ यूज नहीं होता है, हम जबरदस्ती इसको यूज कर रहे हैं यहाँ। ये जो टॉपिक है ना म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ये किसी बुक में नहीं है, ये आगे कहीं और फिजिक्स के और जो एडवांस होते हैं ना, जो पर्टिकुलर रिसर्च ये फिजिक्स में करते हैं, उनकी बुक्स में से उठा के जेईई कोचिंग में जबरदस्ती डालते हैं, ताकि थोड़ा सा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब तीसरा केस, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो रहा है। अब क्या करेंगे, तो क्या हो गया, अप्रोच बहुत ही सेम, बहुत सिमिलर अप्रोच है। सिमिलर अप्रोच क्या है कि पहले हम क्या कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल रहे थे, अब हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, इसका एक्सेलरेशन आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करो, इसके मास को इसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स आ जाएगी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, और इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स आ जाएगी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सही है। वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोला मैंने, 3 रूल होते हैं, 3 रूल बोला था। क्या क्या भाई, F इज इक्वल टू MA F टोटल इज इक्वल टू M टोटल इंटू ACM, सही है। अच्छा दूसरा क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम, और तीसरा सही है। यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन तो है भाई, फोर्स लग रही है, पूरा सिस्टम है, सिस्टम पे फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट जीरो, दैट मींस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो ये नहीं, लेकिन ये दो चीजें लगेंगी, यस और नो, सही है। तो बोलो जब ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों डिस्प्लेस होंगे, तो बोलो इसका डिस्प्लेसमेंट x1, इसका डिस्प्लेसमेंट x2, इस पे लगने वाला फोर्स निकाल लिया था नेट, इस पे लगने वाला नेट फोर्स निकाल लिया था, इसका फोर्स इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका फोर्स इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट, नेट वर्क डन आ गया, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस समझ आया, तो इस तरीके से इसको करेंगे। व्हाट टाइम इज इट, आई एम कंसर्न विद टाइम, ओके, तो वी विल डू दिस टुमारो, ठीक है। ये दो जो हमने किए हैं केसेस, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको आप करके लाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, सो मस्ट रिवाइज इट।